नमस्कार दोस्तों। मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे और निरंतर अपने लक्ष्य की ओर प्रयासरत होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं मेंस एग्जामिनेशन के वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक जो है वो है हमारा ऐसे का टॉपिक। देखिए दोस्तों, ऐसे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा मिसअंडरस्टूड टॉपिक हैं। बहुत से लोगों की ऐसे के रिगार्डिंग बहुत सारी अप्रोचेज़ रहती है। आज जो मैं आपको अप्रोच बताने वाला हूँ वो एक ट्राइड एंड टेस्टेड अप्रोच है ओवर द ईयर इन वेरियस एग्जामिनेशन, वेदर यू टॉक अबाउट यूपीएससी सीएससी, यूपीएससी फॉरेस्ट सर्विसेज, स्टेट पीसीएस, CAPFs. I have tried this approach in all the exams, and I have scored good marks, even sometimes more than the toppers as well, by following these approaches. तो आज मैं आपको ये एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच बताने वाला हूँ, जो अप्रोच आपको यूपीएससी सीएससी में भी हेल्प करेगी, स्टेट पीसीएस में भी हेल्प करेगी, और जो जितने भी स्टेट पीसीएस के छोटे एग्ज़ाम होते हैं उनमें भी ये आपके लिए कारगर सिद्ध होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की हमारी क्लास की। तो सबसे पहले जानते हैं कि जब हम एक ऐसे लिखते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें दिमाग में रखने होते हैं। तो पहले उन पॉइंट्स पर हम नज़र डालते हैं। तो सबसे पहली तो बात ये रहती है कि ऑलवेज स्टिक टू द टॉपिक। होता क्या है, जब हमारे सामने एक कोई ऐसे का टॉपिक रहता है तो बहुत बार क्या होता है कि हम ऐसे लिखते लिखते भावनाओं में इतना बह जाते हैं कि हम टॉपिक से डाइवर्ट हो जाते हैं। सपोज़ क्वेश्चन था या ऐसे था आपका एनवायरनमेंट कंजर्वेशन के ऊपर, लेकिन आप बताते बताते कहीं से आपने पॉल्यूशन का मेंशन कर दिया और वहाँ से आप डाइवर्ट हो गए किसकी तरफ, एनवायरनमेंट पॉल्यूशन की तरफ। तो हमेशा ये ट्राइड एंड टेस्टेड है। मेरे साथ भी एक बार ऐसा हुआ था, यूपीएससी सीएससी के एग्ज़ाम में मैं टॉपिक से डाइवर्ट हो गया था और उस साल मेरे ऐसे में थोड़े से कम मार्क्स आए थे। तो वो मैं थोड़ा बाद में समझा कि टॉपिक से जब भी आप डाइवर्ट होते हो तो आपको ऐसे में मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट जो है कि नेवर गो फॉर फैंसी टॉपिक्स। होता क्या है कि जैसे आपको ऐसे में 4 टॉपिक्स मिलते हैं, 2-3 टॉपिक ऐसे रहेंगे जो बहुत नॉर्मल रहेंगे, जैसे करप्शन, एनवायरनमेंट पॉल्यूशन, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। एक टॉपिक ऐसा होगा जो बहुत फैंसी होगा, जैसे हिमाचल प्रदेश जो एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जामिनेशन थी उसमें एक आया था कि कॉमेडी जो आपका स्टैंड अप कॉमेडी है उसके रिगार्डिंग कोई टॉपिक था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। अब इस केस में कई बच्चों को क्या लगता है कि अगर हम एक अलग सा टॉपिक चुनेंगे तो हमें अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ट्रस्ट मी, ऐसा कुछ नहीं होता है। जब तक आप जो ऐसे का टॉपिक है उसके साथ जस्टिस कर रहे हो, वो बेशक कितना मर्जी कॉमन हो, आपको उसमें अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो हमेशा वो टॉपिक चुनना है आपको जिस टॉपिक में आप कंफर्टेबल हो, जो आपके लिए कंफर्टेबल है। हो सकता है कि मेरा कंफर्टेबल टॉपिक कोई और हो, आपका कोई और हो, तो हमेशा गो फॉर दैट टॉपिक। तीसरी बात करते हैं फ्लो के बारे में। देखिए, ऐसे जब एग्जामिनर पढ़ता है तो उसके दिमाग में जो जो आप लिख रहे हो वो एक स्टोरी की तरह पढ़ रहा होता है। तो ऐसे में क्या होता है कि आपको फ्लो नहीं ब्रेक करना होता है। जैसे आपने मान लो पहले आपने पॉलिटिकल एस्पेक्ट लिख दिया, आपने सोशल लिख दिया, फिर आपने इकोनॉमिकल लिख दिया। अब आपको याद आ रहा है कि मैंने पॉलिटिकल एस्पेक्ट का एक पॉइंट मिस कर दिया है, लेकिन इट इज़ एडवाइजेबल कि अब आप उस पॉलिटिकल एस्पेक्ट को बीच में नहीं डालोगे। आप रैंडमली आउट ऑफ द ब्लू अगर आपको कोई चीज़ याद आ रही है आप उसे वहाँ पर नहीं डालोगे। अगर आप वो डालोगे तो आपका फ्लो टूट जाएगा। और ऐसे का कंटेंट बेशक आपका उतना अच्छा ना हो, लेकिन अगर आपका फ्लो अच्छा है तो यू विल बी गिवन गुड मार्क्स। सो रिमेंबर, द फ्लो इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स वाइल राइटिंग एन ऐसे। थर्ड आता आपका, फोर्थ है ये टॉपिक को बार बार रीरीड करना। ये आप मेंस के क्वेश्चंस में भी अप्लाई कर सकते हो। जब भी आप कोई ऐसे लिख रहे हो, बहुत बार क्या होता है कि हम डाइग्रेस हो जाते हैं बीच से। जैसे आप टॉपिक में लिखने लगे, आपने एक लाइन कुछ और लिख दी तो आप टॉपिक से डाइग्रेस हो जाते हो। तो जब आपने 1-2 पेज के बाद आपको क्या करना है कि फिर से आपको अपना ऐसे का जो टॉपिक है उसे पढ़ना है। तो वो आपको बार बार याद दिलाता रहेगा कि आपको टॉपिक से डाइग्रेस नहीं होना है। नेक्स्ट बात करते हैं। जब भी आप ऐसे लिखो, बहुत बार क्या होता है कि आपके सामने कोई आसान टॉपिक आ गया जैसे करप्शन, तो करप्शन पे हमें लगता है कि ये तो ईजी है, मैं इस पे लिख लूँगा। लेकिन कभी ऐसा नहीं करना है, कभी भी ऐसा मत करना है। विश्वास कीजिए,
मैं इसका शिकार हो चुका हूँ। बहुत बार हमें लगता है कि इस पे तो मैं लिख लूँगा, जब मैं लिखता रहूँगा तो मुझे याद आता रहेगा और मैं लिखता रहूँगा। ऐसा नहीं होता है। एक पेज लिखने के बाद, अभी हम यूपीएससी और स्टेट पीसीएस की बात कर रहे हैं, जहाँ पे आपको 700-800 वर्ड्स में या 1000 वर्ड्स में ऐसे लिखना होता है। 2-3 पेज लिखने के बाद आप ब्लैंक हो जाओगे। आपको लगेगा कि मैं जो मुझे आता है वो तो मैं सब लिख चुका हूँ, तो अब आगे क्या लिखूँगा। इसीलिए आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब भी ऐसे लिखते हैं तो ब्रेनस्टॉर्मिंग करना होता है, एक खाका तैयार करना होता है। मान लीजिए आपके पास 10 पेजेस हैं, तो वहाँ पे आप डिवाइड करोगे कि इन फर्स्ट पेज आई विल राइट इंट्रो, देन ऑल्सो वट एवर you want to write. After that I will start my body. I will give 6 pages to the body. In the first page I will write political aspect, in the second page I will write economic aspect, in the third page आप ऐसे ऐसे हर पेज को डिवाइड करते हो। फिर आप लास्ट में देखोगे इन द लास्ट 2 pages I will give suggestions and in the last paragraph I will conclude my essay. सो ये खाका आपको रफ में तैयार करना होता है। ओनली देन आपके ऐसे का फ्लो अच्छा रहेगा और आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तीसरी चलो ये मैं नंबरिंग भूल रहा हूँ। नेक्स्ट जो आता है हमारा कि डायग्राम्स। बहुत से बच्चों को ये लगता है कि अगर हम ऐसे में डायग्राम्स बनाएंगे तो हमें शायद अच्छे मार्क्स मिलेंगे। रिमेंबर, ऐसे इज़ नॉट द टेस्ट ऑफ योर रिप्रेजेंटेशन, ऐसे इज़ द टेस्ट ऑफ योर लैंग्वेज एंड फ्लो। ऐसे का मतलब होता है आप लैंग्वेज आपकी कैसी है, लैंग्वेज पर आपकी कितनी कमांड है। उनको कंटेंट से भी ज़्यादा मतलब नहीं होता है। तो आप ऐसे में कभी भी डायग्राम नहीं बनाने हैं। मेरे साथ ये हुआ था इन वन ऑफ द एग्ज़ाम, बहुत स्टार्टिंग की बात है। तो मैंने ऐसे में डायग्राम बना दिए थे, तो उस एग्ज़ाम में मुझे ऐसे में काफ़ी कम मार्क्स मिले थे। तो आपको ये नहीं करना है, ऐसे में कभी डायग्राम नहीं बनाने हैं। नेक्स्ट बात आती है शॉर्ट फॉर्म्स एंड एब्रीविएशंस की। जैसे ऐसे में क्या होता है कि आपने कभी कोई एडिटोरियल अगर पढ़ा है, एडिटोरियल में कभी भी वो शॉर्ट फॉर्म्स को यूज़ नहीं करते हैं। पहले वो, जैसे मान लीजिए जीडीपी है, तो आपको कभी भी जीडीपी फर्स्ट टाइम जीडीपी शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ नहीं मिलेगा। पहले वो आपका उसका फुल फॉर्म ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, उसे पूरा ही लिखेंगे। उसके नेक्स्ट बार जब आप उसे दूसरी तीसरी बार लिखने वाले हो, तब आप एब्रीविएशन का यूज़ कर सकते हो। लेकिन मेरा सजेशन आपको यही रहेगा, शॉर्ट फॉर्म्स और एब्रीविएशन का यूज़ कम से कम कीजिए। जैसे ये मैंने एंड लिखा है, तो एंड भी आपको ऐसे में ऐसा नहीं लिखना है, क्योंकि ये आपकी लैंग्वेज का टेस्ट है। फाइन। और ऐसे में क्या होता है कि बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ्स आपको नहीं लिखने हैं। आपको छोटे छोटे, एक पेज में 3 पैराग्राफ, ये ज़्यादा लिखने हो तो आपको 4 भी लिख सकते हो, लेकिन वो इतना छोटा भी नहीं लिखना है कि आपको 3 लाइन का आप एक पैरा लिख रहे हो। तो 3 मेरे हिसाब से ठीक रहता है कि 3 पैराग्राफ लिख रहे हो, कि 5-6 लाइन का आप एक पैरा लिख रहे हो, फिर सेकंड और फिर थर्ड आप पैराग्राफ लिख रहे हो। और यहाँ पे मेन बात और एक आती है कोट्स की। बहुत से एस्पिरेंट्स को ये लगता है कि ऐसे में जितने कोट्स लिखोगे उतना अच्छा है। हर टॉपिक्स पे 15-20 कोट्स हमें और रट के जाना है, वो ऐसा करना है। ट्रस्ट मी, दो कोट्स आर इम्पॉर्टेंट, बट कोट्स आर नॉट द सोल बेसिस टू जज यूअर ऐसे। देखिए कोट्स आपके ऐसे में एक क्या है कि जैसे केक के ऊपर चेरी है, कोट्स बस वही काम करते हैं। ऐसे का मतलब होता है कि आपका अपना पर्सपेक्टिव क्या है। हर वक्त आप दूसरों का पर्सपेक्टिव नहीं लिख सकते हो। कोट्स किसी दूसरे लोगों के होते हैं, दूसरे लोगों द्वारा लिखे होते हैं। हालांकि आप ऐसे कोट्स का यूज़ आपके ऐसे को एनरिच करने के लिए कर सकते हो, लेकिन ऐसा मानना कि सिर्फ कोट्स के बेसिस पर आपको मार्क्स मिलेंगे, ये एक बिल्कुल गलत धारणा है। So always write relevant quotes. Suppose topic is regarding education, write only those quotes which are related to education. And if we are talking about women empowerment or women education, write only those quotes which are related to women education. Don't try to uh, unnecessarily fit the quotes in a particular topic. Fine. तो ये थे हमारे कुछ डूज एंड डोंट्स इन ऐसे में। अब बात करते हैं ऐसे के पार्ट्स के बारे में। देखिए ऐसे के मुख्यतः 3 या 4 पार्ट्स होते हैं। थॉरली इस पे बात करेंगे। जैसे सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन होता है। इंट्रोडक्शन के बाद आपकी बॉडी आती है, जो भी आप ऐसे का सार होता है, बड़ा कुछ आप संक्षेप में लिखते हो, विस्तार में लिखते हो, वो आपका बॉडी में आता है। उसके बाद आप कुछ सजेशंस देते हो या कुछ सॉल्यूशन देते हो, एंड लास्ट में आप कंक्लूड करते हो। ये बिल्कुल बेसिक फॉर्मेट है, जो मैं आपको एक से ब्रॉडली बता रहा हूँ ऐसे के पार्ट्स। अब इन पार्ट्स को लिखने की अलग अलग अप्रोचेज़ हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की। देखिए इंट्रोडक्शन, आपने कोट सुनी भी होगी कि फेस इज़ द इंडेक्स ऑफ माइंड, सो अ लॉट डिपेंड्स अपॉन इंट्रोडक्शन।
if your introduction is good, it will set a good and positive ground for you, and there will be a positive bias in the mind of examiner, and he will be positively biased towards you while reading your essay. And if you have done a blunder in the essay in the beginning only, then there will be a negative bias in the mind of examiner towards your essay. Ultimately, the examiner is also a human being like me and you only. तो इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं, इंट्रोडक्शन लिखने के कई सारे तरीके हैं। सबसे पहला तरीका होता है डेफिनेशन बेस्ड तरीका। डेफिनेशन बेस्ड तरीके में क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपका ऐसे का टॉपिक है करप्शन, तो उसमें आप क्या करोगे, करप्शन को डिफाइन करोगे कि अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट या अकॉर्डिंग टू दिस पर्सन करप्शन इज दिस 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 दिस। आपने करप्शन के बारे में बताया, करप्शन क्या होता है, वहाँ से आप अपना ऐसे को शुरुआत कर रहे हो। दैट इज़ योर डेफिनेशन बेस्ड अप्रोच। ये बहुत क्लीशे अप्रोच है, बहुत पहले लोग इसको यूज़ किया करते थे, बहुत सिंपल ऐसे इस अप्रोच से लिखा जाता है। सेकंड अप्रोच जो वो बात होती है वो होती है फैक्ट और रिपोर्ट बेस्ड अप्रोच। जैसे अगर क्रिमिनलाइजेशन इन पॉलिटिक्स पर ऐसे आया है, तो आप क्या कर रहे हो, आप लिख रहे हो कि अकॉर्डिंग टू एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स in 18th Lok Sabha there are this much 45% of MPs are corrupt, are facing corruption charges, not they are not corrupt। तो उसमें ऐसा लिख सकते हैं कि आप रिपोर्ट से स्टार्ट कर रहे हो कि इतने परसेंट MPs के ऊपर करप्शन चार्जेस है या कोई क्रिमिनल चार्जेस है। तो वो आप अपना एक अपने फैक्ट से या किसी रिपोर्ट से आपने अपना ऐसे स्टार्ट किया जाए। या जैसे टेररिज्म पे कोई ऐसे हैं, उस पर आप लिख रहे हो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में इंडिया का रैंक जो 14th है 15th है, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, आप उसको लिख रहे हो, वो होता है आपका फैक्ट बेस्ड या रिपोर्ट बेस्ड ऐसे। तीसरा होता है हिस्टोरिकल। अगेन बात करूंगा मैं करप्शन की। करप्शन में आप स्टार्ट कर सकते हो कि करप्शन इन इंडिया इज़ नॉट द प्रॉब्लम ऑफ टुडे, इट इज़ द कॉलोनियल लेगेसी, कि ये ब्रिटिशर्स के द्वारा दी गई हमें एक देन है। ये आपका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। देखिए ये तीनों आपकी थोड़ा सा कॉमन और क्लीशी अप्रोच है, बहुत से लोग इसी को फॉलो करते हैं। और यदि हम किसी छोटे एग्जाम्स की बात करते हैं, जैसे आपने कोई क्लरिकल का एग्ज़ाम दिया है, इवन एलाइड सर्विस का एग्ज़ाम दिया, तो उन एग्ज़ाम्स में ये तीन जो अप्रोचेज़ है ये बेस्ट वर्क करती है। लेकिन जब हम बात करते हैं स्टेट PCS की या UPSC और CSC की, उसमें सबसे ज़्यादा फॉलो की जाने वाली अप्रोच जो है वो है एनेक्डोट एंड शॉर्ट स्टोरी बेस्ड अप्रोच। इसमें क्या होता है कि आप एक टॉपिक से रिलेटेड एनेक्डोट का मतलब होता है छोटी सी स्टोरी। आप ये नहीं है कि आपकी 3-4 पेज स्टोरी में ही भर दो, छोटी सी स्टोरी एक मैसेज के साथ जो आपका जो ऐसे हैं उससे रिलेट करती हो। अब इसके प्रोज एंड कॉन्स हैं। देखिए बहुत बार क्या होता है कि जो भी बच्चे किसी से इंस्पायर होके या किसी टॉपर की कॉपी देख के सबको ये लगता है कि अच्छा एनेक्डोट लिखने से ऐसे आपका अच्छा ही होगा, या एनेक्डोट लिख दिया आपने तो काम डन है अपना, हमने एनेक्डोट लिख दिया है अब तो ऐसे में मस्त मार्क्स आने वाले हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। देखिए एनेक्डोट पहले तो ये कि आपका क्या होना चाहिए, रेलेवेंट होना चाहिए। दूसरा, जब भी आप कोई एग्जांपल देते हो, अब आप एग्जांपल दे रहे हो किसी सोनू मोनू का एग्जांपल दे दिया, आपके गांव में कोई मोनू है, मोनू की आपने स्टोरी क्रिएट कर दी, वहाँ पर क्रिएटिव बन गए, आप ऑथर बन गए, बिल्कुल आपने बना दी स्टोरी एक। लेकिन जब भी आप एनेक्डोट लिखते हो तो आपका जो एनेक्डोट होता है वो वेल नोन पर्सन का होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने आप ऐसे हाइपोथेटिकल इमेजिनेटिव आप कोई काल्पनिक कोई कथा बना रहे हो, एक दंत कथा आपने बना दी, उसका एनेक्डोट लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। यदि आप एनेक्डोट लिखते हो तो वेल नोन होना चाहिए। जैसे आपने APJ अब्दुल कलाम का लिखा, आपने एल्बर्ट आइंस्टाइन का लिख दिया, कोई भी वेल नोन फिगर है। आप मैथोलॉजिकल अपने हिस्टोरिकल फिगर भी लिख सकते हो, महात्मा गांधी का लिख सकते हो, नेल्सन मंडेला का लिख सकते हो, कोई आप थिंकर लिख सकते हो, आप महाभारत में अर्जुन का लिख सकते हो, युधिष्ठिर का लिख सकते हो। ये सब एनेक्डोट आप लिख सकते हो। लेकिन रिमेंबर योर एनेक्डोट शुड बी रिलेटेड टू द टॉपिक। आपको ऐसे कुछ भी नहीं घुसेड़ना है बीच में, आपको जो भी रेलेवेंट होगा सिर्फ वही आपको एनेक्डोट लिखना है। और अगर यदि आपने इसको फॉलो करा है, ट्रस्ट मी यू विल गेट गुड मार्क्स। तो दिस वाज ऑल अबाउट योर इंट्रो। नाउ वी विल टॉक अबाउट द बॉडी। दिस इज़ द मेन पार्ट ऑफ योर ऐसे, जहाँ पे आपको अपना कंटेंट, आपकी लैंग्वेज, आपकी स्किल्स सब कुछ दिखाना है। तो बॉडी को लिखने की भी 3-4 अप्रोचेज़ हैं। अप्रोचेज़ तो 5-10 है, लेकिन मैं मेजरली जो फॉलो की जाने वाली अप्रोचेज़ हैं उनके बारे में बात करने वाला हूँ। तो पहली होती है आपकी सेप्टल अप्रोच।
सबसे ज़्यादा फॉलो की जाने वाली अप्रोच, एंड ट्रस्ट मी आई हैव फॉलोड दिस अप्रोच एंड आई हैव गॉट गुड मार्क्स इन ऐसे इन यूपीएससी सीएससी एज वेल, और बाकी के जो एग्ज़ाम है उसमें भी मुझे इसी अप्रोच को फॉलो करके अच्छे मार्क्स मिले हैं। और ये ऑल्दो आज की डेट में काफ़ी क्लीशे हैं, लेकिन फिर भी लोग इसको फॉलो करते हैं। जब तक आप इसमें अच्छा फ्लो और कंटेंट डाल रहे हो, यू विल गेट गुड मार्क्स। तो देखिए इसमें कैसे लिखना होता है आपको। सबसे पहले आप डालते हो सोशल पर्सपेक्टिव। जैसे आपका कोई भी इन्वायरमेंट पोल्यूशन के ऊपर है, तो इन्वायरमेंट पोल्यूशन के सोशल इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं, सोसाइटी पर उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, वो आप लिखोगे उसमें। फिर आप लिखोगे इकोनॉमी पर क्या होगा, कि जैसे अभी इथेनॉल का आप देख रहे हो, E20 का जो इशू चल रहा है, गाड़ियाँ महंगी हो रही है, माइलेज कम हो रही है, पेट्रोल ज़्यादा यूज़ हो रहा है, लोगों के पैसे खर्च हो रहे हैं। पॉलिटिक्स पे क्या, पॉलिटिकली क्या उसका हो सकता है, लोग प्रोटेस्ट कर सकते हैं, वही सब जो जो फैक्टर हैं वो आपको सोचना है। फिर बात करते हैं हम उनके टेक्नोलॉजिकल, कि टेक्नोलॉजी लाकर हम कैसे उसको चेंज कर सकते हैं, क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं। फिर बात होती है एनवायरनमेंट की, लीगल, आप लॉ से उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, या लीगल उसका क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं। तो ये तो सेप्टल सिर्फ इतना होता है, लेकिन इसमें आप अपनी मर्जी से बहुत सारे पैरामीटर्स या सेक्टर्स जोड़ सकते हो। इसी सेप्टल अप्रोच को सेक्टोरल अप्रोच भी बोलते हैं। जैसे आपने हिस्टोरिकल एंगल डाल दिया, एथिकल एंगल डाल दिया, तो ये होती है आपकी सेप्टल अप्रोच। किसी भी आप टॉपिक में देख सकते हो, जैसे एजुकेशन का है, मान लो एजुकेशन का है, तो उसमें आप सोशल पे लिख सकते हो कि अगर सोसाइटी एजुकेटेड होगी तो क्या क्या होगा सोसाइटी में। सोसाइटी आपकी प्रोग्रेसिव होगी, ओपन माइंडेड होगी, इकोनॉमी भी अच्छी होगी। फिर अगर एजुकेटेड है, इकोनॉमी अच्छी होगी, तो उसके बाद पॉलिटिक्स में भी अच्छे लोग जाएंगे। पॉलिटिक्स में अच्छे लोग जाएंगे तो पॉलिटिकल लीडर्स होंगे वो टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करेंगे। टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करेंगे तो इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी बढ़ेगी। इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी बढ़ेगी तो उससे क्या होगा कि उसको सस्टेनेबिलिटी बढ़ाने के लिए हम कुछ लीगल वे से भी कुछ कर सकते हैं। जैसे हम पंचामृत प्लेज है हमारी, कुछ और हम लीगल मैंडेट भी ला सकते हैं। तो ये सब आपकी सेप्टल अप्रोच है। किसी भी टॉपिक में आप इसको फॉलो कर सकते हो। थोड़ा वक्त लगेगा, थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी, यू विल गेट एन बेटर ऐसे बाय फॉलोइंग दिस अप्रोच। फिर आती है आपकी क्रोनोलॉजिकल अप्रोच। तो ये बहुत सारे, जैसे आपको कई एग्जाम्स में 2 ऐसे लिखने होते हैं, तो उसमें यदि आप दोनों ही ऐसे सेम अप्रोच से लिखते हो तो एग्जामिनर भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा बोर हो जाता है। तो इसीलिए आपको फॉलो करनी होती है कोई डिफरेंट अप्रोच। वहाँ बात आती है आपकी क्रोनोलॉजिकल अप्रोच की। क्रोनोलॉजिकल अप्रोच में आप क्या बताते हो कि एक इंडिविजुअल का दायित्व क्या है। जैसे बात आती है कि ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, तो ग्लोबल वार्मिंग में आपने इंट्रोडक्शन लिखी, फिर आप बात करोगे कि एज एन इंडिविजुअल मैं क्या कर सकता हूँ ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए या पॉल्यूशन को कम करने के लिए। अब आप अपना बताओगे एज ए पर्सन आप क्या कर सकते हो कि आप जब आपको दिखाएगी कहीं लाइट बेवजह ऑन है तो आप उसको बंद कर सकते हो। फिर एज ए फैमिली आप क्या कर सकते हो, गुड पेरेंटिंग दे सकते हो, अपने पेरेंट्स को एजुकेट कर सकते हो, अपने बच्चों को एजुकेट कर सकते हो। फिर आप किसी एक ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हो, किसी इंस्टीट्यूशन का हिस्सा हो, आप अपने इंस्टीट्यूशन में इंश्योर कर सकते हो वहाँ पे सस्टेनेबिलिटी है। ऐसी ही इंस्टीट्यूशंस ऑर्गेनाइजेशन मिलके एक बढ़िया प्रोग्रेसिव सोसाइटी बनाती हैं, और ऐसी ही सोसाइटीज़ मिलके एक प्रोग्रेसिव नेशन को बिल्ड करते हैं। और जब प्रोग्रेसिव नेशंस मिलते हैं तो एक प्रोग्रेसिव दुनिया का निर्माण होता है। तो ये होती है आपकी क्रोनोलॉजिकल अप्रोच। अब बात आती है थीसिस अप्रोच की। देखिए ये फिलोसॉफिकल सी अप्रोच होती है। इसमें क्या होता है कि जैसे आपके पास एक टॉपिक है, जैसे टॉपिक मान लीजिए हम बोलते हैं कि टेक्नोलॉजी इज़ रामबाण और पैनेशिया फॉर द मॉडर्न प्रॉब्लम्स, या आप बोल दो कि सोलर एनर्जी इज़ द ओनली सॉल्यूशन फॉर क्लाइमेट चेंज। तो आप इसमें क्या करोगे, जब आप थीसिस लिखोगे तो जो आपका टॉपिक है आप उसको जस्टिफाई करोगे कि हाँ जो टॉपिक में कहा गया है वो सही कहा गया है। तो आप उसको अच्छा बिंदास आप उसको प्रूव करोगे कि बिल्कुल हाँ सही कह रहे हो। कि मान लीजिए अगर हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी की, कि हाँ आज के जो मॉडर्न प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन सिर्फ टेक्नोलॉजी से है, तो आप बोलोगे हाँ करप्शन भी कम हो जाएगा टेक्नोलॉजी से, एक्सीडेंट्स भी कम हो सकते हैं, क्लाइमेट चेंज भी रुक सकता है, सब आपने सोल्यूशन दे दिया। लेकिन जब आप एंटीथीसिस की बात करोगे तो आप उसके एंटी हो जाओगे। कैसे कि टेक्नोलॉजी से काफ़ी हद तक हम कम कर सकते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी से एम्पैथी नहीं आती है, कंपैशन नहीं आता है, हम टेक्नोलॉजी के गुलाम बन रहे हैं, जो मनुष्य है वो आइडल बन रहा है, क्रिएटिविटी ख़त्म हो रही है। तो उसमें आप एंटीथेसिस दोगे। तो जब आपने थीसिस भी दे दिया, एंटीथेसिस भी दे दिया, लास्ट में आप दोगे सिंथेसिस।
उसमें आप कहोगे कि हाँ, यस, टेक्नोलॉजी इज़ गुड, टेक्नोलॉजी इज़ हेल्पिंग ह्यूमंस टू सॉल्व द मॉडर्न प्रॉब्लम्स, बट टेक्नोलॉजी इज़ नॉट द ओनली सॉल्यूशन. वी ऑल्सो नीड सम ट्रेडिशनल एंड ह्यूमन इंटरवीन्ड सॉल्यूशन फॉर द मॉडर्न प्रॉब्लम्स. तो इसमें आप सिंथेसिस दोगे. तो ये थी आपकी 3 अप्रोचेस जिसमें आप बॉडी को लिखते हो. अब बात करते हैं सॉल्यूशंस की. तो जैसे आपकी कोई भी प्रॉब्लम वाला, जो देखो सॉल्यूशन हर ऐसे में सॉल्यूशंस नहीं होते हैं. जो प्रॉब्लम वाला ऐसे होता है उसी के लिए ही आपको सॉल्यूशन देने होते हैं. जैसे प्रॉब्लम ऑफ करप्शन, प्रॉब्लम ऑफ क्लाइमेट चेंज, प्रॉब्लम ऑफ जो अभी वीमेन की जो लो लिटरेसी है एज़ कम्पेयर टू मेल्स, उस पे उसकी प्रॉब्लम्स पे क्या सॉल्यूशन होने चाहिए. देखो यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल और जो कारगर तरीके होते हैं उनके सॉल्यूशन देने होते हैं. ऐसे किताबी आंसर नहीं देने होते. ऐसे में जो प्रैक्टिकल कारगर आपको लगता है कि ये सॉल्यूशन है, आपको वही लिखना होता है. और आप रियल लाइफ एग्जांपल दे सकते हो, किसी मूवी का एग्जांपल दे सकते हो. आपके आसपास कोई ऑफिसर है, मान लीजिए कोई आईएएस ऑफिसर है, कोई एचएस ऑफिसर है, आप उनको कोट कर सकते हो, लेकिन वो रियल लाइफ एग्जांपल होना चाहिए. फिर आप अपने सॉल्यूशन को गवर्नमेंट इनिशिएटिव से भी वो कर सकते हो कि जैसे लाइक गवर्नमेंट इज़ डूइंग वेल इन किसान संपदा योजना, सच काइंड ऑफ स्टेप्स आर नीडेड इन आर फाइट अगेंस्ट पॉवर्टी एंड दिस जो भी आपका होगा. तो इसमें आप सॉल्यूशन लिख सकते हो. अब बात आती है कंक्लूजन की. देखो कंक्लूजन हमेशा से आपका पॉजिटिव एंडेड होना चाहिए. जब भी आप कंक्लूजन को लिखोगे, आप कंक्लूजन में प्रॉब्लम 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 नहीं ऐसा रो सकते हम लोग. हमें उसमें क्या सॉल्यूशन ओरिएंटेड बात करनी होती है. जैसे कि सर्टेनली इंडिया इज़ फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ करप्शन, बट वी हैव इमर्ज्ड अ ग्रेट पावर, वी हैव implemented e-governance and we are trying to reduce the problem. थोड़ा सा पॉजिटिव नोट में आपको बोलना होता है, हर चीज़ को थोड़ा सा पॉजिटिव दिखाना होता है. और यहाँ पे क्या आपको थोड़ा सा अच्छा बनाने के लिए एक एथिकल या फिलोसफिकल एंगल भी इंक्लूड करना होता है. कि जैसे अगर आप यूपीएससी या एचएस की तैयारी कर रहे हो तो उसमें हम एथिक्स में पढ़ते हैं. जैसे जॉन रॉल्स की हम बोलते हैं, बात करते हैं, सॉक्रेट्स की बात करते हैं, प्लेटो की बात करते हैं. अगर हम कॉमन बात करें तो महात्मा गांधी की बात करते हैं. अगर कोई अहिंसा की बात है, नॉन वायलेंस की बात है, तो महात्मा गांधी को कोट कर लेते हैं, नेल्सन मंडेला को कोट कर लेते हैं. तो अगर आप इन सब को अगर आपने मान लीजिए शुरू में अच्छा भी नहीं लिखा है, अगर आप कंक्लूजन में कोई 1-2 लाइन थोड़ा सा अच्छी सी लिख दोगे तो हमेशा क्या है कि जो लास्ट का जो आखिरी इंप्रेशन होता है वो आपको अच्छे मार्क्स दिलाने में काफ़ी कारगर सिद्ध होता है. तो लास्ट में आप कुछ रेलेवेंट कोट्स भी लिख सकते हो जो आपके टॉपिक से रिलेटेड है. अगर आपने अच्छा कोट लास्ट में लिख दिया है तो वो आपको 1-1.5 नंबर एक्स्ट्रा दिलाने में 100% आपकी हेल्प करेगा. तो ये था हमारा ऐसे के बारे में. आज हमने पूरा जाना ऐसे को कैसे कैसे क्या क्या अप्रोचेस होती हैं. देखिए ऐसे एक दिन में नहीं आता है. अगर आपको लग रहा होगा कि ये तो बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है या तो अब मैंने बड़ा कॉम्प्लेक्स बता दिया है, तो ये एक दिन में नहीं आता है. जब आप ऐसे को बार 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 प्रैक्टिस करोगे तभी आपको ऐसे लिखना आएगा. तो ये मैंने होलिस्टिकली बात करी है यूपीएससी एचएस के बारे में या एचसीएस के बारे में या भी कोई भी स्टेट सर्विसेज एग्जामिनेशन उनके बारे में. यदि आपकी वर्ड लिमिट कम है तो आपको इसी पैटर्न को फॉलो करके आपके वर्ड्स को रिड्यूस करके सेम पैटर्न में आपको ऐसे लिखना है. जैसे अभी हिमाचल प्रदेश में हाई कोर्ट क्लर्क का एग्ज़ाम है, उसका मेंस एग्ज़ाम है. उसमें आपको क्या करना है कि जैसे उसमें वर्ड लिमिट आपकी 300 वर्ड्स की है, तो हम जहाँ पे हमने इंट्रो लिखेंगे तो हम उसमें छोटी सी इंट्रो लिखेंगे, कोई फैक्ट बेस्ड या डेफिनेशन बेस्ड इंट्रो लिखेंगे. बॉडी की बात आएगी, अगर हम उसमें एक ही ऐसे लिखना है, सेप्टेल अप्रोच फॉलो करेंगे तो हम उसमें 3 या 4 ही बस बताएंगे, सोशल इकोनॉमिकल पॉलिटिकल एंगल बताएंगे. और उसके बाद हम लोग अपना सॉल्यूशन पर चले जाएंगे. सॉल्यूशन देखिए आपने 2 लाइन में 3 लाइन में आपको अपना कंक्लूजन देके अपना ऐसे को कंक्लूड कर देना है. सो dear aspirants, this is a tried and tested approach. Trust me, if you follow this approach in the exam and do justice with the topic, definitely you will get good marks in essay. So I wish all the best. बाकी मिलते हैं किसी अगली वीडियो में. तब तक के लिए जय श्री राम.